तभी एक दिन उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है। उन कपड़ों को देखने पर उसे एहसास होता है कि यह किसी आदमी के नहीं बल्कि किसी लड़की के कपड़े हैं। आदमी के दिमाग में तुरंत लड्डू फूटते हैं और गंदी बातें चलने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया की आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आने वाली है। लेकिन क्या वह अपने मन में फूट रहे इन लड्डुओं को सच में खा पाएगा या फिर किस्मत एक बार फिर उसके साथ खेल खेलेगी, यही हम आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है फिल मिलर नाम के आदमी से, जो पिछले 2 सालों से अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूम रहा था। वह जहाँ भी जाता वहाँ बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देता कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसे टक्सन सिटी में आकर मिले, क्योंकि फिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं ना कहीं कोई और इंसान जरूर बचा होगा। लेकिन सालों की तलाश के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने होम टाउन टक्सन लौट आता है। अब उसका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी अकेला रहना पसंद करता हो, लेकिन बिना किसी से बात किए सालों तक जीना लगभग नामुमकिन है। घर पहुंचते ही फिल सोचता है कि जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो आखिर वह अपने पुराने साधारण घर में क्यों रहे। इसलिए वह शहर के सबसे अमीर इलाके में जाकर एक शानदार हवेली पर कब्जा कर लेता है। फिर वह दुनिया भर से महंगी महंगी चीजें उठाकर वहाँ सजाने लगता है। करोड़ों डॉलर की पेंटिंग्स, म्यूजियम की कीमती चीजें और यहाँ तक कि डायनासोर का एक विशाल सिर भी वह अपने घर में लाकर रख देता है। शुरुआत में यह सब उसे बहुत मजेदार लगता है, लेकिन समस्या यह थी कि यह सारी चीजें सिर्फ कुछ समय तक ही खुशी देती हैं। आखिरकार फील के पास ना कोई दोस्त था, ना कोई परिवार और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वह 2 बातें कर सके। इसलिए वह अजीब अजीब तरीके से अपना समय काटने लगता है। कभी वह महंगी शराबों के स्विमिंग पूल में नहाता है, तो कभी करोड़ों की कारों को आपस में भिड़ाकर उड़ाता है और कभी पूरे दिन बेकार की हरकतें करता रहता है। यहाँ तक कि उसका घर भी धीरे धीरे किसी कबाड़ खाने जैसा दिखने लगता है। लेकिन रात होते ही उसे फिर से एहसास होता था कि उसे आज भी अपने हाथों से काम चलना पड़ेगा। समय बीतता जाता है और फील का अकेलापन बढ़ता जाता है। एक दिन वह बार में बैठकर खिलौनों और पुतलों से बातें करने लगता है। वह उन्हें अपने दोस्त मान चुका था, क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिर एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर वह एक महिला के पुतले के हाथ की रेखाएं मिटाने लगता है, लेकिन तभी पुतले का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और बस यहीं पर फील पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाता है और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में RIP फिल मिलर लिख देता है। यानी अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे दूर कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब वह दोबारा ध्यान से देखता है तो सच में वहाँ धुआं उठ रहा होता है और धुएं का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि वहाँ कोई इंसान मौजूद है। ये देखते ही फिल की आंखों में 2 साल बाद पहली बार उम्मीद लौट आती है। जो आदमी कुछ सेकंड पहले मरने जा रहा था, अब उसी के अंदर जीने की वजह वापस आ चुकी थी। वह तुरंत अपनी कार मोड़ता है और पूरी स्पीड से उस धुएं की तरफ निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसे कौन मिलने वाला है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से धुआं उठ रहा था। वहाँ उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। आसपास कुछ सामान रखा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई रहता है। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर टंगी हुई ब्रा पर पड़ती है। ये देखते ही फील की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि यह इंसान कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। वह उस ब्रा को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो। लेकिन तभी लगातार घूमने और थकान की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वह किसी खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ है। लड़की मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी और फील को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत में इतनी अच्छी औरत हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख पूरी तरह खुलती है और सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में उसके सामने कैरल नाम की एक महिला खड़ी थी जो उसे CPR देकर होश में ला रही थी। फील कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जिस लड़की की कल्पना की थी कैरल उससे बिल्कुल अलग थी। उधर कैरल उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन फील का ध्यान उसकी बातों पर कम और इस बात पर ज्यादा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कैरल उसे बताती है कि उसने टक्सन में लगा हुआ उसका जिंदा इंसान वाला बोर्ड देखा था। उसी बोर्ड की वजह से वह यहाँ तक पहुंची थी। ये सुनकर फील की खुशी वापस लौट आती है। आखिरकार इतने लंबे समय बाद उसे कोई जिंदा इंसान मिला था। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिल उसे बताता है कि वह पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ कैरल भी अपनी कहानी बताती है कि वह भी लंबे समय से अकेली भटक रही थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कैरल एक ऐसी बात बोलती है जिससे फील का दिमाग घूम जाता है। वह कहती है कि अगर सच में इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं तो आगे चलकर इंसानों की गिनती बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी और उसके लिए सबसे पहले उन्हें शादी करनी पड़ेगी। फील को पहले लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन उसका कहना था कि दुनिया खत्म हो सकती है मगर उसके उसूल नहीं। अगर कभी उनके बच्चे हुए तो वह चाहती थी कि सब कुछ सही तरीके से हो। ये सुनकर फील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी कुछ मिनट पहले तक वह सिर्फ इस बात से खुश था कि उसे कोई इंसान मिल गया है, लेकिन अब अचानक शादी, बच्चे और जिम्मेदारियों की बातें शुरू हो चुकी थी। फील बात बदलने की कोशिश करता है और उसे अपना घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में भी कैरल की अजीब आदतें उसे हैरान करती रहती हैं। एक सुनसान सड़क पर स्टॉप साइन देखकर कैरल उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। फिल हैरान होकर पूछता है कि यहाँ आसपास कोई इंसान है ही नहीं तो फिर रुकने का क्या मतलब, लेकिन कैरल फिर भी नियमों का पालन करती है। फील को लगने लगता है कि यह महिला शायद जरूरत से ज्यादा नियम मानती है। कुछ देर बाद दोनों फील की हवेली पहुंचते हैं। कैरल अंदर कदम रखते ही चौंक जाती है। पूरा घर किसी अरबपति के पागल बेटे का अड्डा लग रहा था। हर तरफ बिखरा सामान, महंगी पेंटिंग्स, अजीब सजावट और ढेर सारी गंदगी थी। फिल बड़े गर्व से उसे अपना कलेक्शन दिखाता है, लेकिन कैरल जितना घर देखती जाती है उतनी ही परेशान होती जाती है। फिर उसे घर में रखी हुई बड़ी संख्या में गंदी मैगजीन दिखाई देती है। अब इतने साल अकेले रहने के बाद फील ने अपना मनोरंजन करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए थे। जब कैरल उससे इसके बारे में पूछती है तो फिल बिना शर्माए सच बता देता है। ये सुनकर कैरल हंस पड़ती है, लेकिन
लेकिन साथ ही उसे एहसास भी हो जाता है कि फील पिछले 2 सालों में कितना अकेला रह चुका है। उधर फील को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसे एक इंसान तो मिल गया है, मगर शायद वह वैसा इंसान नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। दरअसल कैरल हर चीज को नियमों के हिसाब से करना पसंद करती थी, जबकि फील पिछले 2 सालों से बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। अगली सुबह जब फील उठता है तो उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। कैरल वहाँ खड़ी होकर उसके घर का सारा कचरा साफ कर रही थी। फील हैरान होकर पूछता है कि वह क्या कर रही है। कैरल कहती है कि अगर उन्हें लंबे समय तक जिंदा रहना है तो कम से कम इंसानों की तरह रहना सीखना पड़ेगा। ये सुनकर फील को चिढ़ होने लगती है, क्योंकि उसकी नजर में अब इस दुनिया में कोई नियम बचा ही नहीं था। लेकिन कैरल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पूरे घर को व्यवस्थित करने लगती है, बिखरा हुआ सामान उठाती है, गंदगी साफ करती है और फील की बनाई हुई अजीब सजावट को देखकर सिर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक सुपरमार्केट की तरफ निकलते हैं, जहां से उन्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए था। रास्ते में फील अपनी कार सीधे हैंडीकैप पार्किंग में खड़ी कर देता है। तभी कैरल उसे रोक देती है और कहती है कि यह जगह विकलांग लोगों के लिए बनी है। फील उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी वाली बात कह दी हो। वह कहता है कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई इंसान है ही नहीं, फिर यहाँ विकलांग आदमी कहाँ से आ जाएगा। लेकिन कैरल फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसकी यही आदत फील को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। उसे लगता था कि कैरल किसी दूसरी ही दुनिया में जी रही है। वहीं दूसरी तरफ कैरल को लगता था कि फील पूरी तरह गैर जिम्मेदार है। धीरे धीरे दोनों की बहसें बढ़ने लगती हैं और फिर एक दिन कैरल फील के सामने एक नई बात रखती है। वह कहती है कि अगर सच में वे दोनों धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान हैं, तो उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। और उसी दौरान वह फिर से शादी और आगे परिवार बढ़ाने वाली बात छेड़ देती है। ये सुनते ही फील लगभग उछल पड़ता है। वह साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक जिंदगी बिताने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। कैरल ये सुनकर दुखी जरूर होती है, लेकिन बाहर से खुद को संभाल लेती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें इंसानों की तरह रहना तो शुरू करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर के पास एक छोटा सा गार्डन बनाना शुरू कर देती है, जहाँ ताजा फल और सब्जियां उगाने लगती हैं। उधर फील को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अब भी डिब्बा बंद खाना खाकर आराम से जी रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह कैरल के गार्डन में उगे हुए ताजे टमाटर देखता है तो उसका मन ललचा जाता है। रात के अंधेरे में वह चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और एक एक करके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह तुरंत समझ जाती है कि यह काम किसने किया है। वह सीधे फील के पास पहुंचती है, लेकिन फील ऐसे मासूम बनता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हालांकि उसके चेहरे के भाव सब कुछ बता रहे थे। कैरल गुस्से में उसे आतंकवादी तक कह देती है, लेकिन तभी फील की नजर उसके पैर पर पड़ती है। दरअसल जमीन से पानी निकालते समय कैरल के पैर में चोट लग गई थी। पहली बार फील को उसके लिए सच में बुरा लगता है। अब तक वह कैरल को सिर्फ एक परेशानी समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे एहसास होता है कि यह महिला भी उसी की तरह अकेली है और उसी की तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। यही वजह थी कि पहली बार वह बिना किसी मजाक के उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर पाइप, वाल्व और बाकी सामान जुटाकर कैरल के लिए पानी का इंतजाम करने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह उसके घर तक पानी पहुंचा देता है। जब नल में पानी बहना शुरू होता है तो कैरल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पहली बार फील को सिर्फ एक बेवकूफ आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह देखने लगती है। पानी का इंतजाम हो जाने के बाद कैरल खुशी खुशी फील को रात के खाने पर बुलाती है। फील भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की बातचीत उसकी मुश्किलें और बढ़ाने वाली है। डिनर के दौरान कैरल फिर से वही पुरानी बात छेड़ देती है। वह कहती है कि अगर सच में इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, तो आगे चलकर इंसानों की गिनती बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। फिल अंदर ही अंदर समझ रहा था कि कैरल आखिर किस तरफ इशारा कर रही है, इसलिए वह आधे मन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो शायद हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तभी कैरल उसे रोकते हुए कहती है कि उससे पहले हमें शादी करनी होगी। ये सुनते ही फील का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात सीधे शादी तक पहुंच जाएगी। फिल सिर पकड़कर बैठ जाता है और उसे लग रहा था कि वह किसी और ग्रह की इंसान से बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी समस्या भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने किसी इंसान को नहीं देखा था और अब जो एकमात्र औरत उसके सामने थी वह शादी से कम किसी बात पर तैयार ही नहीं थी। आखिरकार काफी बहस के बाद फील मान जाता है। कैरल तुरंत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी एक और शर्त होती है। वह चाहती थी कि फील घुटनों पर बैठकर उसे ठीक तरह से प्रपोज करे। यह सुनकर फील के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे कोई उसे सजा सुना रहा हो। फिर भी मजबूरी में वह घुटनों पर बैठता है और कैरल को प्रपोज कर देता है। लेकिन जहाँ कैरल की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं फील के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली हो। इसके बाद दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कैरल इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह